हेलो एवरीवन, ये टोबा टेक सिंह का सेकंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट देख लो, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। अब हम मेन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम था बिशन सिंह। तो एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 साल हो चुके थे। हर समय वो एक जिब्रिश सी अजीब सी सेंटेंस बोलता रहता था। ओ पर्दी गिड़गिड़ दी, एंक्स दी बेंदियाना दी, मूंग दी दाल, आंव दी लालटेन। वो वो बस यही बोलता रहता था, किसी को नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है। वो ना तो दिन में सोता था ना वो रात को सोता था। जो पुराने पहरेदार थे वहां के गार्ड्स, उनका कहना था कि वो 15 सालों में एक बार भी नहीं सोया है, ना दिन में ना रात में। वो एक पल के लिए लेटता भी नहीं है, कभी कभार बस दीवार के साथ सहारा लेके खड़ा हो जाता है। और इस सब की वजह से उसके पैर हमेशा सूजे हुए रहते थे, और उसके जो काव्स थे वो भी फूल गए थे। लेकिन इस सब फिजिकल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो कभी आराम नहीं करता था। तो जब पागल खाने में इस एक्सचेंज के बारे में बात होती थी तो वो बहुत ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है, तो वो बड़ी गंभीरता से, बहुत सीरियसनेस से जवाब देता था। ओ पड़दी गिड़गिड़ दी, एंग्स दी बंदियाना दी, मूंग दी दाल, आंव दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में आफ्दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह आफ्दी टोबा टेक सिंह ने ले ली, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि ये टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि सियालकोट तो पहले हिंदुस्तान में हुआ करता था, पर अब सुना है पाकिस्तान में हो गया है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही गायब हो जाए। तो जो बिशन सिंह था, उसके जो सर के बाल थे वो झड़ते रहते थे, इसलिए बहुत थोड़े से बाल रह गए थे उसके सर पे, और वो नहाता कम था, इसलिए उसकी सर के और दाढ़ी के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत डरावना दिखता था। लेकिन बहुत ही वो हार्मलेस और शरीफ सा आदमी था, और 15 साल में उसने किसी से भी कभी झगड़ा नहीं किया था। जो वहां पे पुराने सिपाही थे उनको बस इतना पता था उसके बारे में कि वो टोबा टेक सिंह का है और उसकी वहां पे बहुत जमीन है। वो अच्छे खाते पीते घर से था, वो जमींदार था, लेकिन अचानक ही एक दिन उसका दिमाग उलट गया, और उसके जो फैमिली थी वो उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार उसकी फैमिली उससे मिलने आती थी और उसकी राजी खुशी पूछ कर जाती थी। एक समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब पार्टीशन की गड़बड़ शुरू हुई तो उन्होंने आना बंद कर दिया। उसका नाम, जो सिख पागल तो जो था, उसका नाम बिशन सिंह था, लेकिन सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, मुझे यहाँ कितने साल हो गए हैं। लेकिन महीने में जब भी उसके फैमिली आने वाली होती थी तो उसे अपने आप ही पता चल जाता था। वो अच्छी तरह नहाता था, बहुत साबुन घिसता था बॉडी पर और तेल लगाकर कंघी करता था। वो अपने कपड़े निकलवाता था पहरेदारों से जो वो कभी नहीं पहनता था, और सच सच सवर कर अपनी फैमिली से मिलने जाता था। और उसकी फैमिली अगर उससे कुछ पूछती थी तो वो सिर्फ चुप रहता था, और कभी कभी बोल देता था, ओ पड़दी गिड़गिड़ दी, एंग्स दी बिंदियाना दी, मूंग दी दाल, आंव दी लालटेन। उसकी एक लड़की थी, तो जब वो पागल खाने में दाखिल हुआ था तो उसकी लड़की जो थी वो टॉडलर थी, 1-2 साल। बढ़ती बढ़ती वो जवान हो गई और अब वो 15 साल की हो चुकी थी। लेकिन बिशन सिंह जो था वो उसे नहीं पहचानता था। जब वो छोटी बच्ची थी तब भी वो अपने बाप को देख कर रोती थी, और अब जब वो जवान हो गई थी तब भी उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे अपने बाप को देखकर। जब पार्टीशन की प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता था तो उसकी जो चिंता थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई, और अब उसकी फैमिली भी मिलने नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि उसकी फैमिली आने वाली है, उसकी एक इनर वॉइस जो थी वो उसे बता देती थी। लेकिन अब वो इनर वॉइस भी बंद हो गई थी। उसका बहुत मन होता था अपनी फैमिली से मिलने का,
चाहे वो उन्हें पहचानता ना हो, लेकिन वो उससे बहुत प्यार से बात करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। और अगर वो उन लोगों से पूछता, जो अच्छे लोग उससे मिलने आते थे, कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ उसकी ज़मीन है, तो वो उसे ज़रूर बता देते। तो पागल खाने में एक ऐसा पागल था जो अपने आप को खुदा कहता था। तो बिशन सिंह एक बार उसके पास गया और उसने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। तो जो आदमी जो खुद को खुदा बोलता था, उसने बोला कि वो अभी पाकिस्तान में भी नहीं है, वो भी इंडिया में भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी हुक्म नहीं दिया कि वो कहाँ जाएगा। तो बिशन सिंह उस खुदा से बार बार मिन्नत करने लग गया कि प्लीज हुक्म दे दो, कि ताकि ये झंझट खत्म हो। लेकिन वो खुदा बहुत व्यस्त था, क्योंकि उसे और भी बहुत हुक्म देने थे। तो एक दिन तंग आकर बिशन सिंह उस पर बरस गया। ओ पड़दी गिड़गिड़ दी, एंग सी वेंध्याना दी, मूंग दी दाल, आव, वाहे गुरु जी दी खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत सिरी अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, अगर सिखों के होते तो ज़रूर मेरी मदद करते और मुझे बता देते कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो इस एक्सचेंज के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान फ्रेंड उससे मिलने आया। आप यहाँ पे नोटिस करो कि मंटो ने बिशन सिंह को यहाँ पे टोबा टेक सिंह बोला है। तो ये कहीं न कहीं हमें दिखाता है कि एक आदमी जिस जगह से होता है, वो जगह उसकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। इवन मंटो खुद को भी बॉम्बे कहते थे। तो आगे बढ़ते हैं। बिशन सिंह का एक मुसलमान फ्रेंड उससे मिलने आया लाहौर के पागल खाने में। वो फ्रेंड कभी पहले मिलने नहीं आया था। तो बिशन सिंह ने जब उसे देखा, वो वापस जाने लग गया, क्योंकि वो शायद नहीं पहचानता था उसको। तो सिपाहियों ने उसे रोका और उसने बोला कि तुम्हारा दोस्त है फजलदीन, तुमसे मिलने आया है। तो बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन आगे बढ़कर आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने बोला कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमसे मिलने आऊं, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिली, मुझे टाइम नहीं मिला। तुम्हारी सारी फैमिली सेफ है और वो इंडिया पहुंच गई है। मुझसे जितनी भी हेल्प हो पाई मैंने करी, लेकिन तुम्हारी बेटी रूप कौर। फिर वो बोलते बोलते रुक जाता है और बिशन सिंह कुछ याद करने लगता है, बेटी रूप कौर। फिर फजलदीन जो होता है वो थोड़ा हेजिटेट कर कर, रुक रुक कर बोलता है, हाँ हाँ, वो भी ठीक है, उनके साथ चली गई। तो वैसे तो मंटो ने क्लियरली कुछ नहीं बोला है कि रूप कौर के साथ क्या हुआ। यहाँ पे यही लिखा है कि उसने हेजिटेट करके बताया कि वो चली गई है। लेकिन एक्चुअली पार्टीशन के टाइम पे लड़कियों को किडनैप किया जाता था और उनका रेप होता था, उनका गैंग रेप होता था। जो मंटो की कहानी खोल दो है, वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से उनको कोर्ट भी जाना पड़ा था। तो शायद हो सकता है कि मंटो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो जो बिशन सिंह की बेटी थी रूप कौर, शायद उसके साथ भी कुछ गलत हुआ हो। पार्टीशन हो रहा था तो कई फैमिलीज ने अपनी खुद की डॉटर्स का मर्डर किया था, डॉटर्स का, वाइफ्स का, ताकि जो उस टाइम पे रेप्स और जो गलत चीज़ें हो रही थी वो उससे उन्हें बचा सके। तो उन्होंने उनका मर्डर ही कर दिया। तो बिशन सिंह चुप रहा, वो बस सुनता रहा। और फजलदीन ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमसे मिलूं और तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम भी इंडिया जा रहे हो, तो भाई बलबीर सिंह, भाई राघव सिंह को मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर को भी। भाई बलबीर सिंह से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है, और जो दो भूरी भैंसे, बफलोज, जो वो मेरे पास छोड़ कर गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, मतलब बच्चा, अ, बच्चा दिया है। और दूसरी की कट्टी हुई थी, लेकिन वो 14 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक कोई भी हेल्प हो तो मुझे वो ज़रूर बताएं, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और मैं तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ, मरुंडे स्वीट्स लाया था वो उसके लिए। तो फजलदीन बता रहा है कि उसके पास दो बफलोज हैं, जो बिशन सिंह की फैमिली उसके पास छोड़ कर गई थी। अब उस टाइम पर 1940s के टाइम पे जो लोग फार्मिंग करते थे, उनके लिए जो उनके एनिमल्स थे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे उनकी लाइफ का, और उनके फैमिली की तरह ही थे। तो बिशन सिंह की फैमिली गई होगी
तो उनको अपने एनिमल्स छोड़ते वक्त कितना दुख पहुंचा होगा, क्योंकि वो भी तो उनकी फैमिली का एक पार्ट ही थे। आगे बढ़ते हैं। तो बिशन सिंह ने मरुंडे लिए और सिपाही को दे दिए, और फजल दिन से पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। फजल दिन ने शौक होके कहा, कहाँ है, वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजल दिन बुखलास आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेन लोग थे, मतलब जो ये पागल है इनको इनसेन बोला जाता है, और जो हेल्दी जो माइंड के लोग होते हैं उनको सेन बोला जाता है। तो ये जो सेन लोग थे, इनको भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सिटी कहाँ पर गई है, बाउंड्रीज कहाँ पर है। तो फजलुद्दीन भी कंफ्यूज हो गया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वो पाकिस्तान में है वैसे, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है। फिर बिशन सिंह कुछ बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ पड़दी गिड़गिड़ दी एंग्स दी बेंदियाना दी मूंग दी दाल, आप दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, आप दी दूर फिटे मुंह। तो एक्सचेंज की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी। अदला बदली की तारीख भी फिक्स हो चुकी थी। तो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, और जो लाहौर के जो हिंदू सिख पागल थे उनको ट्रक्स में भरकर वाघा बॉर्डर तक ले ले जाया गया पुलिस की सुरक्षा में। तो वाघा बॉर्डर पे दोनों कंट्रीज के जो सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने एक दूसरे से मिले और उन्होंने पेपर वर्क और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। और ये पेपर वर्क खत्म होने के बाद एक्सचेंज शुरू हो गया, जो पूरी रात चलता रहा। तो पागलों को ट्रक से निकालना और उन्हें दूसरे अफसरों के हवाले करना भी बहुत मुश्किल था। कुछ तो बाहर ही नहीं निकलते थे, जो निकलने को तैयार होते थे उन्हें संभालना मुश्किल होता था, क्योंकि वो इधर उधर भागते थे। जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए जाते थे तो वो कपड़े फाड़ देते थे। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, कोई आपस में झगड़ रहा था, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था। और जो फीमेल्स थी, जो पागल औरतें थी, वो उनका अलग शोर शराबा चल रहा था। और उस दिन इतनी ठंड थी कि दांत बज रहे थे। कई पागल तो इस अदला बदली के खिलाफ थे। वो जाना ही नहीं चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उन्हें उनकी जगह से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। और रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो ऐसा ही हुआ था। हर कोई नहीं था इस पार्टीशन के फेवर में, लेकिन कम्युनल राइट्स की वजह से और जो डेंजरस माहौल हो गया था उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। आगे बढ़ते स्टोरी में। तो वहां पर कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लग गए। और दो तीन बार तो बहुत बड़े बड़े झगड़े होते होते बचे, क्योंकि कुछ मुसलमानों को और सिखों को ये नारे सुनकर गुस्सा आ रहा था। जब बिशन सिंह की बारी आई, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो जो ऑफिसर रिटर्न वर्क कर रहा था, बिशन सिंह उससे जाके पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। तो ऑफिसर हंसता है और उसको बोलता है पाकिस्तान में है। तो बिशन सिंह ये सुनकर पीछे हट जाता है और दौड़कर जो बाकी पागल थे उनके पास पहुंच जाता है, जो पाकिस्तान की साइड पे थे। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, लेकिन उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, उसने बोला। और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, ओ पड़दी गिड़गिड़ दी एंग्स दी बेंदियाना दी मूंग दी दाल, आप दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया वहां पे गार्ड्स ने, ऑफिसर्स ने, कि देखो टोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है, उसे झूठ बोल रहे थे, और अगर नहीं भी गया तो हम उसे अभी के अभी इंडिया भेज देंगे। लेकिन बिशन सिंह नहीं माना, और जब जबरदस्ती उसे दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करी गई, तो वो बीच में जो फेंसेस थे इंडिया और पाकिस्तान के, वो बीच में ऐसे खड़ा हो गया कि अब उसे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था और हार्मलेस था, उसने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। तो उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं करी, कोई वायलेंस नहीं करा गार्ड्स ने, और बाकी की जो एक्सचेंज थी वो चलता रहा। फिर सूरज निकलने से पहले
जो बिशन सिंह जो वहां पे खड़ा हुआ था शांति से, उसके मुंह से एक बहुत भयानक चीख निकली। तो आसपास से सारे ऑफिसर्स दौड़ कर आए और उसे देखा। तो वो आदमी जो 15 साल से दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, जिसने एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं किया, वो नीचे गिरा पड़ा था मुंह के बल। उसकी टांगे जो थी वो हिंदुस्तान की तरफ थी, और उसका जो सर था वो पाकिस्तान की तरफ को था, और दोनों फेंसेस के बीच में वो लेटा हुआ था, और वहीं पे वो मर गया। तो ना वो हिंदुस्तान में मरा ना वो पाकिस्तान में मरा, वो एक बीच जगह में मरा जिसका कोई नाम नहीं था। तो पार्टीशन के टाइम पे कई ऐसे लोग थे जो एंड में ना इंडिया के होके रह पाए ना वो पाकिस्तान के रहे। जैसे आप मंटो को ही देख लो, लाहौर जाने के बाद भी उनका दिल बॉम्बे को नहीं भुला पाया, और ना वो इंडिया के होके रहे ना वो पाकिस्तान के होके रह पाए। स्टोरी खत्म हो गई है। तो कि ये जो स्टोरी है, ये उस टाइम पीरियड का पार्टीशन का एक आईना है जो उन्होंने दिखाया है। आई एम श्योर बाहर तो लोगों ने इससे बहुत ही ज़्यादा दुख झेले हैं, मर्डर्स हुए हैं, रेप्स हुए हैं, लोगों को अपनी लैंड छोड़नी पड़ी, अपने घर छोड़ने पड़े। और मंटो ने हमें दिखाया कि कैसे ये जो पागल लोग थे, इनसेन लोग थे, ये ज़्यादा सेंसिबल थे, ज़्यादा रैशनल थे, ज़्यादा एम्पैथेटिक थे उन सेन लीडरों से जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी। एनीवेज, आई होप आपको स्टोरी समझ आई हो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।